तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एडवेरिया में। तो जैसा मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था, ये बायो की क्लास और सेकेंड लेक्चर है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता दिया था जो हम लोग को क्या क्या पढ़नी है, बेसिक जानकारी के हिसाब से मैंने पूरी कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि 5 जगत वर्गीकरण। इसमें हम लोगों ने मोनेरिया, पोस्टिटा और कवक, ये तीनों पिछली वीडियो में कवर किया था। और इस वीडियो में हम लोग पादप और जंतु देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पादप में देखते हैं इसकी बेसिक जानकारी। यह बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होती है। ठीक है, ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होती है, मतलब बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, यह स्वपोषी होता है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं को भोजन बनाता है, स्वयं भोजन बनाएगा ये अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसमें? ये पादप जो जंतु होते हैं, पादप में जितने भी सदस्य आते हैं, ये सब प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इनका शरीर उत्तकों एवं अंगों से निर्मित होता है। इनका शरीर जो होता है उत्तकों एवं अंगों से मिलकर बना होता है। आगे हम लोग देखते हैं पादपों का उपवर्ग। पादपों के उपवर्ग में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो थैलोफाइटा आते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो इन पौधों के शरीर में सभी घटक पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होते हैं, मतलब जितने भी घटक होते हैं वो सब विभेदित नहीं होते हैं। अर्थात इनकी संरचना मूल तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होती। ठीक है, इन पौधे के शरीर में सभी घटक पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होते हैं, मतलब इनकी संरचना मूल, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। इनके सभी पौधे को शैवाल कहते हैं तथा यह जलीय पादप होते हैं। इनके सभी पौधों को शैवाल और ये जलीय पादप कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हो इसके एग्जाम्पल की बात कर ले। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले देखते हैं उलोथ्रिक्स होती है, इसके एग्जाम्पल जो होती है, और स्पाइरोगाइडा हो गई और कारा हो गई। ये सब तीनों मुख्य एग्जाम्पल है इसके थैलोफाइटा के। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में हम लोग को सबसे पहले देखने को मिलता है इस वर्ग के पौधे में शरीर में के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। मतलब संवहन के लिए जो होता है इनमें संवहन उत्तक खासकर इसके लिए स्पेशल नहीं होता है, संवहन उत्तक इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए संवहन उत्तक इसमें नहीं होते हैं। ये पादप तना और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होती है। ठीक है, इन वर्गों के पौधों में पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। इन वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है इन वर्ग के पौधों को। ठीक है, तो इसके उदाहरण की अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम लोग को देखने को मिलता है पहले मॉस। इसका जो होता है दूसरा नाम फ्यूनेरिया भी होता है। जो आप लोगों ने पेड़ पौधे पर देखा ही होगा कि पेड़ की छाल वगैरह पे ये सब मॉस हो जाती है। ठीक है, तो इसी को आप लोगों ने नॉर्मली देखा ही होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जाम्पल मार्केसिया। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल मार्केसिया होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल वो ही बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी गई या फिर पूछ सकती है। देखो, एग्जाम्पल को आप लोग इग्नोर मत करना, एग्जाम्पल मैं चुन चुन कर रखा हूँ। ठीक है, तो इस लोग को आप ध्यान देना और नोट करते चलना। और हाँ, मेरी क्लास में कॉपी और पेन लेकर आप लोग ज़रूर आइए। ठीक है, और इसको लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में जाती है, लेकिन आप वीडियो देखेंगे अभी और बाद में भूल जाओगे। ठीक है, और अगर नहीं लिख सकते हो, वैसा सुविधा नहीं है, तो आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टेरिडोफाइटा में हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें। तो इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। मतलब इन पौधों का शरीर जो होता है 3 भागों में विभाजित होगा, जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा, उसमें संवहन उत्तक नहीं उपस्थित था, इसमें संवहन उत्तक उपस्थित होगा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो फर्न हो जाती है, मार्सिलिया हो जाती है, हर्स्टेल और सभी सारे इसकी एग्जाम्पल हो जाती है टेरिडोफाइटा की। और अब हम लोग देखते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन तीनों वर्गों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। कहने का मतलब है कि दिखाई नहीं देते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब ये इनमें दिखाई नहीं देंगे जननांग। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों में से किसी में भी बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म में हम लोग देख लेते हैं, इसमें पौधे नग्नबीजी होते हैं और इसके बीज फलों के अंदर होते हैं। ठीक है, इनके पौधे जो क्या होंगे? नग्नबीजी होंगे। ठीक है, इनमें पौधे जो होते हैं नग्नबीजी होते हैं और इनमें पौधे नग्नबीजी होते हैं और इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके देखें तो इसमें पौधे बहुवर्षीय होते हैं। मतलब पौधे 2 ऋतुओं से अधिक जीवित रहते हैं या 5000 वर्षों तक भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय कहने का मतलब होता है कि 2 ऋतुओं से अधिक भी जीवित रह सकते हैं या फिर 5000 वर्षों तक भी जीवित रह सकते हैं ये। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें पौधे सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, मतलब यह पौधा हमेशा हरा रहता है तथा इसकी शरीर लकड़ी का बना होगा। ठीक है, सदाबहार कहने का मतलब कि हमेशा हरा भरा रहेगा, और काष्ठीय कहने का मतलब होता है कि इसकी जो शरीर होती है वो लकड़ियों का बना होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका मुख्य एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पाइनस और साइगस, ये सब जो होगी हमारी इसकी मुख्य एग्जाम्पल होगी। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म में। ठीक है, एंजियोस्पर्म में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इनके बीज फलों के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बताया कि उसके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं, तथा इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनके बीज जो होंगे फलों के अंदर नहीं रहते हैं, तथा इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है एंजियोस्पर्म को। अब आगे हम लोग देखते हैं इनके बीज का विकास अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, इनके बीज का विकास कहाँ होगा? अंडाशय के अंदर, जो बाद में फल बन जाता है। ठीक है, बीज का विकास अंडाशय के अंदर होगा और बाद में ये फल बन जाएगा एंजियोस्पर्म में। और इसमें जो है इसको बीज पत्रों की संख्या के आधार पर जो है एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। इसमें एक बीजपत्र होते हैं एक में, और दूसरे में जो होगा दूसरे भाग में, दूसरे 2 वर्गों में बांटा गया है। तो एक पहला वर्ग है एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या होता है कि इसमें एक ही बीजपत्र होते हैं, और 2 बीजपत्री में क्या होगा, इसमें 2 बीजपत्र होते हैं। आगे हम लोग बात करें जंतु में, तो जंतु का अब देखिए हमारा अब मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देना, आँख कान और दिमाग तीनों खोल कर रखो, और आप लोग ध्यान से देखो इसको चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारा क्लास जो है आज यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लियर करने वाला है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वर्गीकरण में, सबसे हार्ड इसको माना जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, और लिखते चलो साथ साथ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो इसमें सभी प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय कहने का मतलब होता है कि ये बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इनके सभी बहुकोशिकीय प्राणी को 9 संघ समूहों में रखा गया है। ठीक है, इनके बहुकोशिकीय प्राणी जो होते हैं 9 समूहों में रखा गया है। तो सबसे पहले हम जैसे कि देख लेते हैं, पोरीफेरा हो गया, स्लेंट्रेटा हो गया, टिनोफेरा हो गया, निमेटोड हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, प्लेंटीहेल्मिन्थीज हो गया, और एनेलिडा हो गया। तो ये सब जो होते हैं जो इसके संघ हो गए। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा में हम लोग देखते हैं इस संघ के सदस्य जो होते हैं स्पंज नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पोरीफेरा जो संघ के जितने भी सदस्य होंगे वो सब स्पंज के नाम से जाने जाते हैं, और यह समुद्री होते हैं। आगे हम लोग बात करें तो इनका शरीर जो होता है पाय कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करता है, जिसके कारण इनके कांटे सुई जैसे होते हैं, जो स्पंजिला फाइबर का बना होता है। इनके कांटे क्या होगा, सुई जैसे बने होते हैं। ठीक है, सुई जैसे होंगे इनके कांटे। संघ पोरीफेरा जो होते हैं, पोरीफेरा के कांटे सुई जैसे होते हैं, और जो स्पंजिला फाइबर से बना होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो इनके शरीर में अनेक छिद्र होते हैं, जिसके कारण महीन छिद्र से जल प्रवेश करता है और बड़े छिद्र से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को याद रखना होगा, इसमें महीन छिद्र को ऑस्ट्रिया बोला जाता है और बड़े छिद्र को ऑस्कुलम बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। महीन छिद्र का नाम क्या होगा, ऑस्ट्रिया कहा जाता है दूसरा नाम, और बड़े छिद्र का नाम जो होगा ऑस्कुलम कहा जाएगा। आगे हम लोग देखें तो बड़े छिद्र से आहार ग्रहण, श्वसन, अपशिष्टों का निष्कासन आदि का कार्य संपन्न होता है। ठीक है, बड़े छिद्र, इसमें बड़े छिद्र से क्या होगा काम, खाना ग्रहण करेगा, श्वसन मतलब सांस लेने का काम करता है, गैसों का आदान प्रदान, और अपशिष्टों का निष्कासन, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, और सब काम इससे होते हैं बड़े छिद्र से। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकता, मतलब यह यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकता, मतलब गति यह नहीं करता है, यह एक ही जगह स्थित रहता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल में हम लोग सबसे देखने मिलता है साइफा। ठीक है, ये साइफा हो गई, स्पांजिला हो गई, और यूस्पांजिला हो गई। तो ये तीनों जो होते हैं इसके मुख्य एग्जाम्पल होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये तीनों एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं, तो जिसका आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिलेंट्रेटा के। तो सिलेंट्रेटा में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, तो इस संघ के सदस्य जो होते हैं समुद्री जल में पाए जाते हैं। इस संघ के जितने भी सदस्य होंगे वो समुद्री जल में पाए जाएंगे। ठीक है, और इनमें स्पर्शक एवं नीडोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, इनमें स्पर्शक और नीडोब्लास्ट दोनों होते हैं। जो इसका काम क्या होता है, स्पर्शक और नीडोब्लास्ट का, जो ये जल में स्थिर रहने में, रक्षा करने में और शिकार पकड़ने में सहायता करती है। स्पर्शक और नीडोब्लास्ट इसका क्या हेल्प करेगी, तो यह स्थिर रहने में मदद करेगी, इसका रक्षा भी करेगी और शिकार भी पकड़ने में इसकी सहायता करती है, स्पर्शक और नीडोब्लास्ट। ठीक है, सिलेंट्रेटा की ये चीज़ होती है, नीडोब्लास्ट और स्पर्शक, ये सब इसकी मदद करती है शिकार पकड़ने में, रक्षा करने में और
स्थिर रहने में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हाइड्रा में रक्त तथा श्वसन अंग अनुपस्थित होता है। तो हाइड्रा में जो क्या होगा, रक्त भी नहीं होगा और ना ही श्वसन अंग होगा, परंतु श्वसन अंग नहीं होता है, फिर भी इसमें विषण के माध्यम से श्वसन होते रहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ भी सकता है आप लोगों को, तो आप लोग इसको ध्यान रखना होगा कि हाइड्रा में क्या होगा, श्वसन अंग नहीं होगा, लेकिन इसमें श्वसन होता है। तो किस माध्यम से होता है, तो विषण के माध्यम से इसमें श्वसन होगा, लेकिन इसमें श्वसन तंत्र स्पेशल नहीं होता है। अब हम लोग बात कर ले इसके एग्जाम्पल की स्लेंट्रेटा में। तो इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा हो गई, ऑरेलिया हो गई, ठीक है, और मूंगा हो गई। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो होती है बहुत स्पेशल होती है। इसमें जो पूछेगा एग्जाम्पल है, हाइड्रा होती है और मूंगा होती है। ये दोनों एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछ देती है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए, ये तीनों मुख्य एग्जाम्पल है। अब आगे हम लोग देखते हैं टिनोफोरा में। तो इसको टिनोफोरा का दूसरा नाम कॉम्ब जेली भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। टिनोफोरा का नाम दूसरा नाम कॉम्ब जेली भी होता है। इसमें सामान्यतः जो होता है समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। इसे सामान्यतः अखरोट भी कहा जाता है, समुद्री अखरोट भी कहा जाता है, तथा यह समुद्री होते हैं। अब समुद्री अखरोट कहा जाता है मतलब ये समुद्र में ही रहता है, ठीक है। तो ये समुद्री अखरोट कहा जाता है और यह समुद्र में होता है। आगे देखिए इसमें, तो इनमें उत्तक श्रेणी का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, उत्तक श्रेणी का जो होगा शारीरिक संगठन पाया जाएगा। और इनके शरीर में 8 पक्षमाभी कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं जो चलने में सहायक होते हैं। अब 8 पक्षमाभी कॉम्प्लेट का क्या मतलब है, हाथ जैसे इनके कॉम्प्लेट होते हैं। कॉम्प्लेट मतलब आप समझ रहे हो, कंघी जैसा। तो उसी तरह का इसमें 8 जो होता है, वो कंघी जैसा जो पक्षमाभी होते हैं, वो 8, इनकी संख्या 8 होती है। इनमें पक्षमाभी की संख्या, उसे कॉम्प्लेट बोला जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेट बोला जाता है। तो इसके चलने में सहायता करती है, चलने और तैरने में सहायता करती है जल में, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, तो ये जीव दीप्त के कारण प्रकाश उत्सर्जन करना टिनोफोरा की मुख्य विशेषता है। अब जीव दीप्त का क्या मतलब है, तो जीव दीप्त का इसके में कहने का मतलब है कि जो जीव होते हैं वो आर पार हम लोग उसके देख सकते हैं, इसके आर पार दिख जाता है, ठीक है, इस जीव के अंदर। तो इसमें क्या होगा, जो आर पार दिख जाएगा, तो इसमें प्रकाश उत्सर्जन जो होगा, प्रकाश का उत्सर्जन काफ़ी आसानी से इसमें हो जाता है। तो ये टिनोफोरा की जो होती है मुख्य विशेषता होती है प्रकाश उत्सर्जन करना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। और ये किस लिए इसकी मुख्य विशेषता होती है, तो ये कारण होता है कि ये जीव दीप्त होती है, जिसके कारण ये आसानी से प्रकाश उत्सर्जन कर लेती है, जो इसका मुख्य विशेषता है, ठीक है, टिनोफोरा का। तो आगे हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं प्लूरोब्रेकिया, ठीक है। प्लूरोब्रेकिया जो होती है इसकी एग्जाम्पल होती है, और टिनोफोरा इसके टिनोप्लाना इसकी एग्जाम्पल होती है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम लोग देखते हैं, इस संघ के प्राणी चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो होंगे चपटे होंगे, जिसके कारण इसे चपटे कृमि भी कहा जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज को। और इसका दूसरा नाम एक और बात करें तो चप्पल कृमि भी इसका नाम होता है, ठीक है, चप्पल कृमि। अब चप्पल कृमि इसका नाम क्यों होता है, तो ये चप्पल के आकार का है, आप लोग देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे ये चप्पल के आकार का होता है, जिसके कारण इसे चप्पल कृमि भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, भूल गया हूँ, लेकिन आप लोग इसमें नोट कर लेना, ठीक है। तो इसका नाम चप्पल कृमि भी होता है, दूसरा नाम। आगे हम लोग बात करें इसमें, तो इस संघ के प्राणी मनुष्य और दूसरे जीव जंतु पर आश्रित रहते हैं, मतलब ये परजीवी होता है, ठीक है। दूसरे जीव जंतु पर आश्रित रहता है, ये मतलब ये परजीवी है। आगे बात करें तो इसमें अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं, जिससे यह अपने खाद्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं, ठीक है। इसमें अंकुश और चूसक होंगे, अंकुश हुक्स और चूसक शकर, ठीक है। ये दोनों चीज़ हुक्स और शकर इसमें होते हैं, जैसे अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख ले तो मच्छर होती है, ठीक है। मच्छर हमें काटती है तो उसमें क्या होती है, चूसक होती है, सकर्स होती है, जिस कारण वो हमारे शरीर से वो अपने लिए, मच्छर अपने लिए खाद्य पदार्थों को खींच लेती है, अपने ले लेती है, ठीक है। हमारे शरीर से खून खींच लेती है चूसक के कारण, और वो अपने लिए वो अपने खाद्य पदार्थ का अवशोषण कर लेती है। तो इसी तरह इसमें भी होता है, अंकुश और चूसक होते हैं, जिसके कारण यह अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो टिनिया होती है, सोलियम होती है, फेसियोला होती है। तो ये सब इसके मुख्य एग्जाम्पल की बात हो गई। अब आगे हम लोग देखें तो आगे सबसे पहले देखते हैं कि निमेटोड होता है, ठीक है। निमेटोड में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, तो इसमें इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। देखो ये गोल है, जिसके कारण इसे गोल कृमि भी कहा जाता है, ठीक है। इनके आकार गोल होती है इन्हें, इसलिए इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। अब आगे इसमें बात करें तो यह मुक्त जीवी तथा परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब इस समूह के इस समूह के जो कुछ जीव होते हैं, ठीक है, कुछ जीव दूसरे पर आश्रित होते हैं, कुछ स्वतंत्र होते हैं समझे। यह मुक्तजीवी तथा परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब ये कुछ परजीवी होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी
चीज़ पे आश्रित रहते हैं कुछ जीव, और कुछ जीव जो होते हैं किसी भी चीज़ पे आश्रित नहीं रहते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो इन्हें बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में भी जाना जाता है। जैसे हाथी पाँव, हाथी पाँव एक बीमारी है, ठीक है। हाथी पाँव जो आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, पाँव जो होती है वो फूल जाती है, ठीक है, तो उसे ही हाथी पाँव कहते हैं, जो निमोटोड कृमि के कारण होता है। ये कृमि के कारण होता है, परजीवी कृमि के रूप में भी जाना जाता है। आगे हम लोग बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल हो आती है एस्केरिस, फाइलेरिया, हुकवर्म, ये सब इसके मुख्य एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब हम लोग एनेलिडा में देख लेते हैं। तो एनेलिडा में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस संघ के प्राणी जलीय होते हैं, ठीक है। जितने भी प्राणी होंगे इसमें जलीय होंगे, और यह स्वतंत्र जीव, स्थलीय तथा परजीवी भी होते हैं। मतलब कुछ जीव जो होते हैं दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। अब आगे हम लोग बात करें इसमें, तो ये अस्पष्टता खंडों में बटी होती है, जिसके कारण इसे एनेलिडा कहते हैं, ठीक है। ये खंडों में बटी होती है, अस्पष्टता खंडों में बटी होती है, बहुत सारी खंडों में बटी होगी, जिसके कारण हम इसे एनेलिडा कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करें उसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले केचुआ। तो इसका केचुआ का जो है एग्जाम्पल, इसलिए मुख्य एग्जाम्पल है एनेलिडा का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होती है, एक केचुआ हो जाती है और एक जोक हो जाती है, तो ये दोनों सबसे मुख्य एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में ये पूछी जाती है एनेलिडा में। तो अगर केचुआ की वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको फेरेटिमा पोस्थुमा होती है, ठीक है, केचुआ की वैज्ञानिक नाम। ये एग्जाम में हरगिज़ कर पूछी जाती है, तो आप इसको याद ही कर लो, ठीक है। फेरेटिमा पोस्थुमा केचुआ की वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ भी सकती है। अब हम लोग ऑर्थोपोडा में आते हैं, तो ऑर्थोपोडा में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। यह प्राणी जो होता है जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति ऑर्थोपोडाई है, मतलब 2/3 जाति जो है पृथ्वी पर पूरी की पूरी ऑर्थोपोडा की ही है। यह जल, थल, वायु तीनों जगह पर पाया जाता है, ठीक है। और इसमें आगे देखें तो इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र जो होगा इसमें, परिसंचरण तंत्र जो वो खुला ही होगा, ठीक है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनका रक्त रंगहीन होता है। मैंने ब्लड में स्पेशल जब क्लास आप लोगों को कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, रक्त को लाल बनाना। जिसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो वो रक्त कैसे होगा, वो रंगहीन होगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें देखें तो हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके कारण इसका रक्त जो होता है रंगहीन होता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह हेमोलिम्फ कहलाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की स्थिति के कारण ये क्या कहलाएगा, हेमोलिम्फ भी ये सब कहलाते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं, तो इसमें जीवों का शरीर 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 3 भागों में, तो सिर, वक्ष और उदर, ये 3 भागों में बटा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में आते हैं, बिच्छू आती है, मकड़ी आ जाती है, केकड़ा हो जाती है और कॉकरोच हो जाती है। ये सब इसके एग्जाम्पल होगी, ठीक है। इसमें जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े आते हैं, ये सब ऑर्थोपोडा संघ के ही सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें मोलस्का की, ठीक है। ये जो है मोलस्का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जाती है, तो इसमें आप लोग ज़रूर से ध्यान देना। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। ये जंतु जगत का जो होता है दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। इन जीवों की त्वचा मुलायम होती है, जो कठोर कवच से ढकी रहती है, ठीक है। यह जलीय तथा स्थलीय दोनों तरह के होते हैं, मतलब जल में भी होते हैं और स्थल में भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं ये। इन जीवों में श्वसन जो होती है गिल्स के द्वारा होती है। इन जीवों में श्वसन कैसे होगी, गिल्स के द्वारा होगी, जो जैसे कि मोलस्का में होती है। तो मछली वगैरह भी होती है, उनके में भी श्वसन गिल्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो होगा मोलस्का में इन जीवों का शोषण जो होगा गिल्स के द्वारा ही होगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्टोबस हो जाती है, सिपिया हो जाती है, सीप हो जाती है, हेलियोटिस पायला, पायला को घेंगा भी बुलाता है और इसको इंग्लिश में पाइला बुलाता है, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग आगे देख लेते हैं एकाइनोडर्मेटा में। तो एकाइनोडर्मेटा में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डियों से बना अंतःकंकाल पाया जाता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग के शरीर में हो जाता है, सेम मनुष्य की तरह होता है, ठीक है। ये चीज़ भी एकाइनोडर्मेटा में, तो जैसे हम लोग के शरीर में क्या होता है, हड्डी होती है, हड्डियों में कैल्शियम होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी होता है, कैल्शियम युक्त हड्डी पाई जाती है इसमें, जिसमें भी हड्डियाँ होंगी इसमें भी कैल्शियम होगी। कैसे, एकाइनोडर्मेटा में जो हड्डियाँ होती है, एकाइनोडर्मेटा के सदस्य में जो हड्डियाँ होती हैं उसमें कैल्शियम होता है, जैसे हमारे शरीर के हड्डियों में होती है। तो यह अंतःकंकाल पाया जाता है, इसमें अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम जो होगा एकाइनोडर्मेटा पड़ा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं, जितने भी जीव होते हैं इस संघ में सभी समुद्री होते हैं। इसमें नर अलग और मादा अलग होते हैं, जैसे मनुष्य में नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं, इस तरह भी इसमें एकाइनोडर्मेटा में नर अलग और मादा अलग अलग होंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में होता है स्टारफिश,
ठीक है, स्टारफिश। इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एस्टेरियस हो आती है। हालांकि आपको वैज्ञानिक नाम हम बता रहे हैं अभी, ठीक है, पहले हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसमें समुद्री अर्चिन भी आते हैं एग्जाम्पल में, और समुद्री खीरा भी आता है। ये खाने वाला खीरा नहीं है, ये समुद्री खीरा है, ठीक है, खाने वाला मत समझना, ये खाने वाली चीज़ नहीं है। और अगर स्टारफिश की हम लोग ये स्टारफिश की अगर बात करें वैज्ञानिक नाम की, तो स्टारफिश की वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ये चीज़ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसकी जो मैं बता रहा हूँ, जितने भी वैज्ञानिक नाम बता रहा हूँ, वो सब पूछी गई क्वेश्चंस में है, ठीक है। ये सब जितने भी वैज्ञानिक नाम है, ये सब क्वेश्चन में पूछी गई है, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। और समुद्री अर्चिन की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम एकाइनस होता है, समझे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, इकाइनस होगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक और एग्जांपल होती है ब्रिटल स्टार, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा में एक और एग्जांपल ब्रिटल स्टार भी होती है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कॉर्डेटा संघ में, ठीक है। कॉर्डेटा संघ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इस वर्ग में हाथी, घोड़ा, सांप, तोता, मछली, कछुआ, मनुष्य, चीता सब आते हैं, ठीक है। जितने भी चीज़, लगभग सभी नहीं, लगभग कुछ चीज़ जो होती है, लगभग बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉर्डेटा संघ में आती है। तो इसमें हम बात करते हैं आगे कि कॉर्डेटा वर्ग को छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने छोटे छोटे वर्गों में बांटा है कॉर्डेटा संघ को आसानी से पढ़ने के लिए। तो कौन कौन से वर्ग में है तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो मत्स्य वर्ग में होगा, उभयचर वर्ग में होगा, सरीसृप वर्ग में होगा, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। ये सब पांचों वर्गों में हमने बांटा है। तो चलिए हम लोग आसानी से इसको पढ़ लेंगे। ये काफ़ी बड़ा होता है कॉर्डेटा संघ, ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है, जिसको हम लोग आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं मत्स्य वर्ग में सबसे पहले। तो मत्स्य वर्ग में देखने में क्या मिलता है, इस वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें मत्स्य वर्ग में। तो मत्स्य वर्ग में क्या होगा कि इस वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ आती है, ठीक है। इसमें जितने भी होंगे सब मछलियाँ आती है इस वर्ग में। मछलियाँ शोषण की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती है, जैसा कि मैंने पीछे ही बताया कि मछलियाँ जो होती है शोषण गिल्स के द्वारा ही करेगी मत्स्य वर्ग में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, तो शार्क होती है, ठीक है। शार्क, इसमें कंकाल उपस्थित होता है, ठीक है। शार्क में कंकाल उपस्थित होगा लेकिन हड्डियाँ नहीं पाई जाएगी। कंकाल तो होगा लेकिन इसमें हड्डियाँ नहीं होगी, ठीक है। और इसे डॉग फिश के भी नाम से जाना जाता है। अब डॉग फिश का ये मतलब नहीं समझना है कुत्ता मछली, कुत्ता मछली इसका डॉग फिश का मतलब नहीं होगा, इसका नाम है डॉग फिश। डॉग फिश के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। हिंदी हो या इंग्लिश, इसे डॉग फिश ही बोलेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं सी हॉर्स को। हमारा एग्जाम्पल है सी हॉर्स। तो सी हॉर्स यह एक समुद्री मीन है। क्या होता है, ये समुद्री मीन होता है, जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। हम लोग इसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम अश्वमीन या समुद्री घोड़ा भी होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो गेम्बूसिया, गेम्बूसिया को मॉस्क्यूटो फिश भी कहा जाता है, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, मॉस्क्यूटो फिश भी होता है इसका नाम। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसे तालाब और कुओं में छोड़ दो तो वहाँ पे मच्छर जो होंगे वो कम हो जाते हैं, ठीक है। इसका ये चीज़ होता है गेम्बूसिया में। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लाइंग फिश आ जाती है, कॉड, टाइपिडो, रोह, कतला, ये सभी जो होते हैं इस सतह के उदाहरण होते हैं, इस सतह के उदाहरण होते हैं ये सभी। फ्लाइंग फिश, कॉड, टाइपिडो, रोह, कतला, ये सभी इसी सतह के उदाहरण है। आगे हम लोग बात करें उभयचर में। इसमें हम लोग बात करें तो ये जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम जो हुआ उभयचर रखा गया है, ठीक है। इनका त्वचा नम होता है तथा त्वचा पर बाल और पंख नहीं होते हैं। इनमें क्या होगा, त्वचा पर बाल और पंख नहीं होते इनके त्वचा पे। इनमें शोषण त्वचा तथा फुफ्फुस के द्वारा ही होता है। इनमें शोषण किससे होगा, त्वचा और फुफ्फुस के द्वारा इनमें शोषण होता है। इसलिए इनके जो होते हैं त्वचा पे बाल नहीं होते हैं और ना ही पंख होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें इसमें, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंढक। सबसे इसका मुख्य एग्जाम्पल होता है मेंढक। सबसे पहले आपसे भी पूछे तो आप ही यही बोला होगा मेंढक। ये सबसे सिंपल और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है और सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है उभयचर में, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल होता है हाइला। ये मेंढक की तरह दिखता है लेकिन ये है अलग, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आगे सरीसृप में देख लेते हैं, ठीक है। अब सरीसृप में क्या देखने को मिलता है, यह अधिकांशतः स्थलीय प्राणी होते हैं और कुछ जलीय भी होते हैं। मतलब कुछ स्थलीय भी होगा जो स्थल पर मतलब जमीन पर भी रहते हैं और कुछ जल में भी रहते हैं। इनका शरीर शुष्क सल्कयुक्त त्वचा से ढका रहता है, ठीक है। और इनका सल्क जो होती है वो केरोटीन से बना होता है, ठीक है। इनका सल्क किस चीज़ से बना होगा, केरोटीन से बना होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं पक्षी में, ठीक है। पक्षी में देखते हैं तो इनका मुख्य लक्षण जो होता है शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता इनका मुख्य लक्षण है। अब पक्षी से ही पता चलता है कि भाई उड़ने वाली चीज़, अब उड़ने वाली चीज़ में एरोप्लेन या फिर फाइटर जेट को मत ले लेना, ठीक है। तो वो सब अलग चीज़ें हैं और ये पक्षी अलग है। तो इनका मुख्य लक्षण जो होता है शरीर पर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता जो होती है इसका मुख्य लक्षण होता है।
इस वर्ग के जंतु नियततापी वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, तथा इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 3 भाग? सिर, गर्दन तथा धड़, इन 3 भागों में बटा होगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कबूतर हो जाती है, मोर हो जाती है, तोता हो जाती है और कीवी हो जाती है। अब इसमें नोट पॉइंट की बात करें तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है, तो आप लोग को ये याद ही रहेगी बिना नोट किए हुए भी, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये गुंजन पक्षी जो होती है, ठीक है, गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, ठीक। ये जो पक्षी है ये उल्टा उड़ता है, मतलब सभी पक्षी सीधे उड़ते हैं आगे तरफ, लेकिन ये पीछे की तरफ उड़ता है, उल्टा उड़ता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? गुंजन पक्षी, ह्यूमिंग बर्ड, इंग्लिश में ह्यूमिंग बर्ड होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा किसका होगा? शुतुरमुर्ग का होगा। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का, और सबसे छोटा अंडा किसका होगा? तो ह्यूमिंग बर्ड का, जो ये उल्टा उड़ रहा है, इसी का सबसे छोटा अंडा होता है ह्यूमिंग बर्ड का। आगे हम लोग देखें तो भारत का जो राष्ट्रीय मोर का वैज्ञानिक नाम पावे क्रिस्टेटस होता है, ठीक है। ये आप लोग नाम याद रखिएगा, भारत का जो होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होता है मोर होता है, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पावे क्रिस्टेटस। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। आगे हम लोग देख लेते हैं स्तनधारी में, ठीक है। तो स्तनधारी में देखते हैं, इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित और समतापी होते हैं, ठीक है। इस वर्ग के जितने ही प्राणी होंगे अधिक विकसित और समतापी होंगे। इस वर्ग में प्राणी ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफा सभी वातावरण में पाए जाते हैं, तथा कुछ प्राणी कुछ उड़ने के भी अनुकूल होते हैं। आगे हम लोग बात करें तो स्तनधारी को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। स्तनधारी को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं तो उसकी बात करें तो सबसे पहले जो होते हैं अंडे देने वाली स्तनधारी, ठीक है, अंडे देने वाली स्तनधारी हो गई, और दूसरा बच्चे देने वाली स्तनधारी, और तीसरा आती है पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देने वाली स्तनधारी। पहले होती है बच्चे को जन्म देने वाली स्तनधारी, और तीसरे आती है पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाली स्तनधारी। ये 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो अंडे देने वाली स्तनधारी को क्या बोला जाता है? प्रोटोथेरिया। ये चीज़ आप लोग नाम याद रखिएगा, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है। अंडे देने वाली स्तनधारी प्रोटोथेरिया होती है। इसका एग्जाम्पल में देखें तो एकिडना और मोनोट्रिम होती है, ठीक है। और बच्चे देने वाली स्तनधारी को क्या बोला जाता है? मेटाथेरिया, जिसके एग्जाम्पल में कंगारू होती है, ठीक है। बच्चे देने वाली स्तनधारी मेटाथेरिया, एग्जाम्पल में कंगारू। और पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देने वाली क्या होती है? वो यूथोरिया होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चूहा हो गई, खरगोश हो गई, कुत्ता हो गई, बाघ हो गई, ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देती है। अब इसमें आगे बात करें तो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन होगा? ब्लू व्हेल होगा, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ब्लू व्हेल, ठीक है। और सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी पूछा जाए तो श्रीव, स्मॉल माउस, ठीक है। ये होती है सबसे छोटा स्तनधारी, ठीक है, तो श्रीव होगा, इसको स्मॉल माउस भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा इस क्लास का लेक्चर भी ख़त्म होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने इस क्लास का लेक्चर भी ख़त्म होता है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा कि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आप लोग चैनल तक फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।